नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी वेदश्री ताम्हणे. राजमंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 100% खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणे अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, आपका स्वागत है शो में. धन्यवाद. आज हम कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, पर शुरुआत करते हैं चातुर्मास से. चातुर्मास आने वाला है, तो इस मौसम में भगवान जी की आराधना पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, चातुर्मास शुरू हो चुका है. 4 तारीख को ऐसा कह लीजिए कि जब ये आषाढ़ी एकादशी का दिन होता है उसके बाद से चातुर्मास शुरू हो जाता है और कहते हैं कि भगवान शयन कक्ष में चले जाते हैं और आराम करने चले जाते हैं जी. मगर इन्हीं दिनों आपने देखा होगा कि अगले महीने से श्रावण भी शुरू हो जाता है. इसलिए भगवान शंकर की आराधना जो है वो स्पेशली मानी जाती है कि भगवान शंकर की आराधना इन दिनों विशेषतर की जाती है. और भगवान शंकर की आराधना करने के लिए सबसे बढ़िया मूल मंत्र अगर आप देखेंगे तो मैं अपने दर्शकों को बोलता हूँ, बहुत से दर्शक जो हैं इस मूल मंत्र का उच्चारण ऑलमोस्ट हर सोमवार को करते हैं. तो वो ऐसा है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षये मामृतात्. इस मंत्र के उच्चारण करने मात्र से भगवान शंकर जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और बुरी से बुरी घटना जो है उससे भी आदमी को निजात मिल सकती है, बहुत घातक बीमारियों से दूरी मिल सकती है और साथ ही में मृत्यु जैसी अगर घटना भी साथ में हो आ जाए तो उसका भी निराकरण हो सकता है. बहुत ही सुंदर मंत्र है. हर व्यक्ति को यह मंत्र एटलीस्ट सोमवार के दिन तो 108 बार करना ही चाहिए और इसके आपके परिवार को, आप खुद को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे. जी जरूर. अभी हम थोड़ा राजकीय घटनाओं की तरफ मोड़ते हैं. बिल्कुल. तो अभी जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले, तो इन चुनाव के बाद भाजपा छोड़ अन्य पार्टीज जो है उनके नजरिए में क्या बदलाव आएगा, और अगर आएगा तो कैसा होगा ये बदलाव? देखिए, इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें एक तो कोविंद साहब जो हैं वो जी मुख्य जो हैं वो प्रेसिडेंट के दावेदार हैं, आज आए हुए हैं, मुंबई में आए हुए हैं. तो राजमंत्र के माध्यम से, जय महाराष्ट्र के माध्यम से भी उनका अभिनंदन और शुभेच्छा. वो तो राष्ट्रपति बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं. उसके बाद में जो उपराष्ट्रपति बनेंगे उसमें नज़मा हेपतुल्ला हैं और बाकी अन्य पार्टीज़ के कुछ लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं. तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों उम्मीदवार जो हैं वो साफ साफ नजर आते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनेंगे. अब बात आपने पूछी कि अन्य पार्टियों का क्या होगा. अन्य पार्टियों में तो वैसे ही खलबली मची हुई है. आप बिहार को ले लीजिए, वहाँ पे लालू और नीतीश कुमार में खलबली मची हुई है. यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका तालमेल प्रॉपरली बैठ नहीं रहा. जब से सरकार बनी है कोई ना कोई समस्या शुरू है. आप तमिलनाडु में देख लीजिए, वहाँ पे AIADMK और DMK जो हैं आपस में लड़ के उन्होंने, अम्मा की मृत्यु के बाद में वो पार्टी भी टूट गई और रजनीकांत जो है हो सकता है कमान संभाल सकते हैं. तो कहीं ना कहीं, और ममता जी की बात कर लीजिए बंगाल में, तो वहाँ पे भी रेस्टलेसनेस पैदा हुई है. कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जलवा और मोदी जी का जलाल कहीं ना कहीं सब जगह पर छाया हुआ है. इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी जो है अन्य पार्टियों को ध्वस्त करने में कामयाब हो सकती है. और आगे आने वाले दिनों में आपने सही सवाल पूछा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के बाद क्या होगा. पॉसिबिलिटीज साफ साफ नजर आती हैं कि लालू जी जो हैं वो नीतीश कुमार से अलग हो सकते हैं और कांग्रेस जो है वो NCP से अलग हो सकती है. कहीं ना कहीं मेजर जो नेशनल पार्टीज हैं उनमें बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टीज का विलय हो सकता है. जी, मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगी
लालू प्रसाद यादव उन पे ऊपर लगे हुए आरोप और थोड़ा बिहार की राजनीतिक जो कंडिशन है उसके बारे में, लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी की आपल्या पंडितजींनीच आपल्या या जय महाराष्ट्र चॅनलवरती भाजप आणि नितीश कुमार यांच्या संदर्भात एक प्रेडिक्शन केलं होतं, तर ते प्रेडिक्शन काय होतं ते पाहूयात। और एक भविष्यवाणी आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हो कि बिहार की जो राजनीतिक गतिविधियां होती है आप कैसे निकट से उनको देखते हो और आप अपनी ग्रह दशाओं के हिसाब से आप उसे परखते हो। बिहार में पड़ेगा, खासतौर पे नीतीश कुमार पे क्या असर उसका होगा? देखिए, नीतीश कुमार से मुझे कोई दरोकार नहीं। नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, मगर यहाँ पर आपने जो प्रेडिक्शन मेरी उस दिन सुनी थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हार जाएगी, नीतीश कुमार और लालू जी जो हैं वहाँ पे सरकार बनाएंगे, और आज की प्रेडिक्शन ये है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर नीतीश कुमार और लालू जी जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो अलग होंगे तो किस चीज से अलग होंगे? उन्हें नीतीश कुमार जी की जरूरत नहीं पड़ेगी या क्या सोचकर वो अलग होंगे? आगे आने वाले दिनों में इस बात में कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ में किसी न किसी तरह का बखेड़ा खड़ा कर दें और नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग तोड़ दें और कांग्रेस का साथ लेकर वहां पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं। बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण पैदा करेगी जो कि नीतीश कुमार और वहां की सरकार और वहां के आवाम के लिए बहुत ही रेस्टलेस और डिस्टर्बिंग होगी। पंडित जी, अभी आपने इस प्रेडिक्शन में क्लियरली मेंशन किया है कि थोड़े समय बाद जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अलग हो जाएंगे, और अभी वैसी ही परिस्थिति नजर आ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसका सबसे बड़ा असर जो होगा वो बिहार की जो महायुति है उसके ऊपर होगा। तो अब जो महायुति है उनके ऊपर जो अभी ये संकट मंडरा रहा है उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे दर्शकों का पिछले 4 दिनों से राजमंत्र के ईमेल के ऊपर और हमारे चैनल के ऊपर भी हज़ारों की तादाद के ऊपर ईमेल आ रहे हैं, कुछ लोगों के जो जिनके पास मेरा नंबर है व्हाट्सअप कर रहे हैं कि परिस्थितियां जो आपने कही थी वैसे ही आ रही हैं, और अभी जो आपने भविष्यवाणी सुनी उसके मुताबिक इस वक्त बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति बनी हुई है जैसे देवश्री जी ने इन्होंने बोला। तो एक बात यहाँ पर तय है कि अगर हम नीतीश कुमार जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं और उसी के साथ में लालू जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो मैं उन दिनों भी ये प्रेडिक्शन करते आया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत ज्यादा देर तक इकट्ठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट होना ही होना है। तो ये ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपने एक बात कही कि लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप हैं। अब लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तो थे ही थे, चाहे वो चारा घोटाला है या कोई आरोप है। अभी उनके बेटे के ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप हैं वो अलग से करप्शन के जो आरोप लग रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है, कहीं ना कहीं ईडी की इंक्वायरी हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो अब एजेंसीज के घेरे में हैं और केंद्र के निशाने पर हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा इस बात को समझ के ले लें। पिछले 2 दिनों से मैं कंटिन्यूसली अच्छी तरह से अध्ययन करके आप तक पहुंचा हूं। ऐसा समझ लीजिए कि 22 अगस्त से पहले या जैसे ही राष्ट्रपति का इलेक्शन खत्म होता है उसके कहीं ना कहीं विदिन 1 मंथ एंड 40 डेज के अंदर अंदर ये जो मैंने बात कही थी कि नीतीश कुमार और लालू जी के अंदर दुखाड़ होगा, लालू जी वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। अब जो मीडिया की परिस्थितियां हैं वो नजर आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो हैं भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर मुख्यमंत्री पद के ऊपर बने रह सकते हैं, मगर इसके उलट मेरी भविष्यवाणी ये है कि लालू जी की और तेजस्वी यादव की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात यहां पर वही लगती है जो मैंने 11 सितंबर 2016 को बोली थी कि आज मैंडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा विधायक किसके पास हैं? वो लालू जी के आरजेडी के पास हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पास, और उसके बाद में सेकंड नंबर के ऊपर नीतीश कुमार के ऊपर हैं। उसके बाद में 29 विधायक कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस और लालू जी इकट्ठे होकर या भारतीय जनता पार्टी के 1-2 विधायक या जेडीयू के 1-2 विधायक ये काट कर
लालू जी पॉसिबल है सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं, और लालू जी एक प्रखर नेता हैं। तोड़ना और जोड़ना उनके जीवन में बहुत बार हो चुका है। बहुत बार वो चीफ मिनिस्टर बनते बनते चीफ मिनिस्टर रह गए, बहुत बार वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते तो भी बन गए। इस बार भी उन्होंने जिस तरह की गेम खेली, नीतीश कुमार को सेकंड नंबर के होने के बावजूद भी जी प्रधानमंत्री वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया। देखिए, एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर नीतीश कुमार जी के साथ जाना भी चाहे तो भी कहीं ना कोई तकलीफ शुरू हो सकती है। इस वक्त मैं तो यही कहूंगा, जैसे टेनिस के प्लेयर को ड्यूस और बेनिफिट मिलता है, लालू जी को वहां पे ज्यादा विधायकों का बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए पॉसिबल, मैं तो यही यहां पर सलाह दूंगा नीतीश कुमार जी को कि जिस तरह चल रही है सरकार चलने दें। अगर तेजस्वी को हाथ पांव जोड़कर हाथ के भाई इस्तीफा दे देवे और सरकार चलती रहे तो उनकी सरकार अगले 6 महीने तक चल सकती है। मगर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी कोशिश कामयाबी की तरफ जा रही है। मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये चाणक्य नीति, कौटिल्य नीति आपको अगर दिखेगी तो राजमंत्र के माध्यम से ही सुनने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और राजनीति इतनी सुंदर बनने जा रही है कि अगर लालू जी माइनॉरिटी सरकार बना भी लेते हैं तो माइनॉरिटी सरकार को बाय द लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट 6 महीने मिलते हैं। 6 महीने के बाद वहां पर पॉसिबल है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर अगले आने वाले 1 साल के अंदर अंदर नया इलेक्शन वहां पे मिड टर्म पोल कर दें और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वापस सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। काफ़ी दिलचस्प ऐसी आपने भविष्यवाणी की है अभी, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे जानना है, लेकिन यहाँ पे समय एक छोटे से ब्रेकचा। तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत रहा राजमंत्र। ब्रेकनंतर राजमंत्रमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आपण अनेक अशा घटनांवरती आता पंडितजींची भविष्यवाणी ऐकणार आहोत। पंडित जी क्या कहेंगे? फिलहाल जो अंटार्कटिका का हिमखंड है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलता जा रहा है, तो इसका सृष्टि पे या पूरे वातावरण पे क्या असर होगा और इसका खतरा जो है वो कम करने के लिए या फिर उस खतरे से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक, अभी हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक मैं तो डेफिनेटली सनातन और हिंदू रीति की बात करूंगा। विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता अगर मानी जाती है तो हिंदू सभ्यता, और साथ में अगर कहीं ना कहीं दूसरी सभ्यताओं का भी जिक्र होता है, मगर मैं तो सतयुग से चली आ रही इस विधा और इस विधि को मानने की बात करता हूं कि कहीं ना कहीं जो हिमखंड यानी जो आइसबर्ग पिघला है वो लंदन से, पूरे लंदन से 3 गुना बड़ा था, दिल्ली से 2 गुना बड़ा था, मैनहट्टन से 4 गुना बड़ा था। तो मित्रों, इस तरह का ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आगे आने वाले कुछ सालों के बाद, चाहे जो हमारी कुंडली में दिखता है 2067 के बाद, एक बहुत बड़ी प्रलय का कारण बन सकता है। इस प्रलय में उस 2027 के बाद ही कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण बनेगा कि बहुत से देशों के आधे से ज़्यादा हिस्से जलमग्न हो जाएंगे। आप अगर देखोगे मैक्सिको, वेनेजुएला, फिजी, कनाडा का कुछ पार्ट जो अटलांटिक महासागर के साथ में, अंटार्कटिका महासागर के साथ में लगता हुआ है, डेफिनेटली वो जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में इन देशों में जो साथ में लगते हैं जलमग्न हो जाएंगे। और 2047 से 2067 तक लंदन जैसे देश जो हैं वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं पानी की चपेट में आ सकते हैं। डेफिनेटली प्रभु की आराधना करने का वक्त है और इन्वायरमेंट को बचाने का वक्त है। और मुझे इस बात का खेद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस पक्ष में ही नहीं है कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बचाया जाए।
मगर डेफिनेटली मित्रों कोशिश करें कि इन्वायरमेंट की रक्षा और सुरक्षा किया जाए ताकि मानव कल्याण हो सके। जी ज़रूर, एनवायरनमेंट है, हमारी सृष्टि है, उसकी सुरक्षा तो करनी ही चाहिए। और दूसरी तरफ एक और प्रश्न है, महाराष्ट्र का जो मानसून है उसके हालात कुछ सही नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि जो हवामान विभाग जो होता है उनसे जो कुछ भी भविष्यवाणी हो रही है, उनसे उनकी तरफ से कुछ भी संकेत आ रहे हैं, तो उनके अनुसार सब गलत साबित हो रहे हैं। कभी आ रही है मानसून, कभी जा रही है, जब वो बोल रहे जोरदार आएगी तभी हो नहीं रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पिछले 18 सालों से ऐसे ही हो रहा है कि जो शो हम करते हैं उसमें भविष्यवाणी करते हैं। पिछले साल हमने बोला था कि यहाँ सूखा पड़ेगा, वहाँ पर बाढ़ आएगी। वैसे ही हुआ, लातूर, उस्मानाबाद, परभनी, परली वैजनाथ, वहाँ पे बाढ़ आई। वहाँ के अधिकारियों ने भी जय महाराष्ट्र और राजमंत्र को फोटोग्राफ्स भेजे। मगर आज की बात करें तो 2 दिन पहले जब मुझे बोला गया कि इसके ऊपर सवाल करना है, तो मित्रों एक बात तय है कि परिस्थिति डेफिनेटली खराब नहीं है, कहीं भी अकाल पड़ने के दिन नहीं है। मॉनसून जो है कल से शुरू हुआ है, हमने सोचा और शुरू हो गया। ये 22 तारीख तक बहुत अच्छा पड़ेगा, फिर 26-27 के बाद में कंटिन्यूसली मॉनसून की अच्छी हाज़िरी होगी। चिंता का कोई विषय नहीं है। 3-4 दिन नहीं आया, उसमें भी कोई भलाई थी। मैं तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के कम से कम 5 राज्यों में बहुत बुरी तरह से बाढ़ आ रही है और महाराष्ट्र के भी कुछ ऐसे हिस्से आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर ज़बरदस्त बाढ़ आने के योग बनेंगे। समय अभी बहुत पड़ा है। 2 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक डेफिनेटली बारिश जो है एक बुरी तरह से तबाही मचा सकती है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जन कल्याण जो है वो होता रहे, कोई भी व्यक्ति ध्वस्त ना हो, मगर बाढ़ के योग भी बनेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं, जिसकी स्टार्टिंग 22 जुलाई से शुरू हो सकती है। जी, अभी जाते जाते हम बात करेंगे कि कैसे होंगे शेयर मार्केट के भाव, BSE या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही हम बोलते आए हैं 32,000 के ऊपर जाएगा, तो शुक्रवार को 32,020 के ऊपर बंद हुआ। इसका ऊपर का आंकड़ा फिलहाल 32,200 है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी पोजीशन जो है वो नीचे आएगी। एक बार वापस जो है वो 31,500, 31,400 भी आ सकता है। एक छोटी सी बिकवाली विच इज़ गुड फॉर द मार्केट वो आती हुई दिखाई देती है, मगर ऊपर का आंकड़ा 32,300, 32,200 के करीब का है। NSE भी वैसे ही 9,886 पे बंद हुआ है। ये 10,000 कहीं ना कहीं 10,050 तक जा सकता है, 10,000 एक बार छू सकता है मित्रों अगले हफ्ते, मगर नीचे का आंकड़ा जो है वो 9,700 के करीब करीब निफ्टी भी आ सकती है। और सोने और चांदी की बात करें तो सोना जो है काफ़ी गिर चुका है, 27,300 नीचे का आंकड़ा और 28,400 ऊपर का आंकड़ा, इसके बढ़ने के ज़्यादा योग है। सिल्वर भी जो है वो काफ़ी नीचे आ गया, 35,800 आ गया था, जो मेरी भविष्यवाणी के विरुद्ध था, मगर 36,970 है। जब भी आप 36,300 के नीचे देखें, सिल्वर में एंट्री कर सकते हो और चुपचाप बैठे रह सकते हो। सिल्वर एक बार फिर अगले 3 महीने में 40,000 पार करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। जी ज़रूर। अब इसके साथ समय नजदीक आ गया की हम आपको विदा करें, लेकिन जाने से पहिले प्रेक्षको मी तुम्हाला सुद्धा सांगू इच्छिते की तुमच्यातल्याच काही प्रेक्षकांनी राजमंत्रला धन्यवाद केले आहेत, तर ते कोण आहेत त्यांची नावं मी तुम्हाला सांगते। यशवंत सकाराम रोठे आहेत ठाण्याहून, याशिवाय आलोक लक्ष्मण विसावे आहेत, केदार परब आहेत, याशिवाय सोमनाथ उत्तम कलमरकर आहेत, नाशिकवरून आहेत ते, त्याच्यानंतर नितीन मंधारे आहेत, सचिन शेळकर आहेत मालेगाव नाशिकवरून, त्याच्यानंतर विनोद बंधुदास लाडेकर सुद्धा आहेत, त्यांनी सुद्धा आभार मानलेत। त्याचप्रमाणे डॉक्टर प्रमोद कांगुटकर आहेत पुण्याहून, आणि सतीश चौगुले आहेत, आणि शिल्पा दीपक इंगवले आहेत कोल्हापूरमधून। या सगळ्या प्रेक्षकांनी राजमंत्रचे आभार मानलेत। पंडित जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और भविष्यवाणी की आज फिर से लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दिया आपने। यासोबतच आपण आता राजमंत्रमध्ये वेळ झाली इथेच थांबायची। तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत रहा जय महाराष्ट्र।